हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे जितने भी वीडियो आपके अपने चैनल एसके स्टडी पॉइंट से मिलता जा रहा है आपको, तो वो सारे वीडियो से आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपको बेनिफिट भी मिल रहा होगा। जैसा कि आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 और नेशनल इनकम का पार्ट 2। जो पार्ट 1 हमने करा था उसमें हमने बहुत ही बारीकी और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली मैंने आपको समझाया था कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। तो जरा सा मैं अभी उसको रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं खुद ही क्वेश्चन रेज करूंगा और आपसे आंसर एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन आंसर आप तो बता नहीं सकते, तो इसलिए आंसर मैं खुद ही आपको बताऊंगा। और मेरा एक अपनी इच्छा है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट इस चीज को देख रहे हैं वो मैं चाहता हूँ कि एक लाइव प्रोग्राम हो हमारे नेशनल इनकम पे, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स वाला जो पोर्शन है उसको मैं लाइव करूँ। और लाइव करने के लिए सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे चैनल में सब्सक्राइबर कम है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइबर को बनवा सकते हो या आप किसी को शेयर करवा सकते हो और रिक्वेस्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए, तो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि लाइव प्रोग्राम एक ऐसा आए जिसमें कि आपको न्यूमेरिकल्स के ट्रिक मैं आपको समझा पाऊं। तो बस आप लोग आज से लगे जिससे कि जरा शेयरिंग हो और सब्सक्राइबर बढ़े, और सब्सक्राइबर बढ़ने का ये फायदा होगा कि मैं एक लाइव प्रोग्राम करूंगा इस पे, वो तब जब सब्सक्राइबर हमारा बढ़ता है। तो कोशिश करिए, मैं जानता हूं कि आप लोग कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कि जो हमारा नेशनल इनकम का है, और पहले मैं उसको रिपीट कर देना चाहता हूं। सॉरी, रिपीट ये करना चाह रहा हूं मैं कि डोमेस्टिक इनकम के केस में मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक इनकम में इनकम कौन जनरेट कर रहा है यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो रेजिडेंट कर रहा होगा या नॉन रेजिडेंट। प्रॉब्लम क्या है, कंडीशंस क्या है, ओनली इनसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए। लेकिन नेशनल इनकम के केस में मैंने आपको बताया है कि भाई कि इनकम जनरेट ओनली बाय द रेजिडेंट, इनकम जनरेट ओनली बाय द रेजिडेंट, और यहाँ कंडीशन ये नहीं होता कि वो इनसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी है या आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो छोटी छोटी चीजों को मैं अभी बता रहा हूं, फिर आपको नेशनल इनकम का डेफिनेशन भी आज बता दूंगा। तो करते हैं आज इन सब चीजों पे बातें। अब हम जो लास्ट वीडियो था उसी को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन आपके सामने रखना शुरू करते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं उसी सारे वही रेजिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी, यही सारी चीजों पे क्वेश्चन होगा, जिसको कि ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं मैं आपसे क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब एक क्वेश्चन है कि सपोज करिए कि आवर पीपल मींस एन इंडियन वर्किंग इन अमेरिका, वो अमेरिका में काम करता है और टाइम टू टाइम अपने पेरेंट्स को वो पैसे भेजता रहता है। तो जो पैसे वो अमेरिका से अपने पेरेंट्स को भेजता है, वो इनकम को हम कहाँ लेंगे, डोमेस्टिक इनकम में लेंगे या नेशनल इनकम में लेंगे? तो आई थिंक कि जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया है आप समझ चुके होंगे कि वो इनकम को हम कहाँ लेंगे, डोमेस्टिक इनकम में या नेशनल इनकम में। तो चलिए, मैं जो बोल रहा हूं उससे आप अपने आप को टैली कीजिए कि आप सही हैं या गलत है। ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना होता है कि भाई जहां वो हमारा आदमी काम कर रहा है वो कहाँ है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अमेरिका हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है तो नहीं आता है। क्या आंसर होगा? नहीं। लेकिन यदि अमेरिका में यदि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एम्बेसी, तो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करें कि ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द आवर पीपल और आवर गवर्नमेंट, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में यदि कोई काम कर रहा है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में हो सकता है। लेकिन यदि वो अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वो आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ, तो वो तो
डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम तो नहीं आएगा। अब कंडीशन है नेशनल इनकम के केस में। नेशनल इनकम के केस में आप देखोगे कि मैंने क्या बताया कि सबसे पहले वो रेजिडेंट ऑफ आवर इकोनॉमी होना चाहिए, आवर कंट्री होनी चाहिए। तो यदि वो रेजिडेंट है यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में हो या बाहर हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि वो हमारा रेजिडेंट है या नहीं है, तो इसके लिए हमें आंसर ढूंढना होगा कि क्या वो 1 साल से ज्यादा वहां रह रहा है। यदि वो 1 साल से ज्यादा वहां पे रह रहा है तो नॉर्मल रेजिडेंट वो हमारे कंट्री का नहीं होगा। तो नहीं होगा तो उस केस में उसकी इनकम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं होगा और इस इनकम को हम ट्रांसफर इनकम में ले सकते हैं। हाँ, इफ ही स्टे देयर लेस देन 1 ईयर, इन दैट केस हिज इनकम इज अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम, यानी ये वो इनकम हो गया जिसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो आप लोगों ने अपने आंसर को मेरे आंसर से टैली कर लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि मैं यदि आपसे पूछूं कि आवर एम्बेसी सिचुएटेड इन जापान, टोक्यो में हमारा एम्बेसी है और उस एम्बेसी में सम जापानीज वर्किंग देयर, कुछ जापानीज हैं जो हमारे एम्बेसी में काम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में उसकी वो जो जापानीज हैं उनके इनकम को हम कहां लेंगे? तो इसका आंसर आप सोचिए और फिर मैं आंसर दे रहा हूं, उससे आप टैली कीजिए। अब देखिए कि जैसा मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी में बताया था कि क्या इंक्लूड होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें बताया था कि यदि हमारा एम्बेसी कहीं भी सिचुएटेड है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में अब आ है, तो भाई जब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे डोमेस्टिक इनकम में आएगा। अब है क्या कि वो जापानीज हमारा रेजिडेंट है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है तो उसका इनकम हमारे डोमेस्टिक इनकम में आएगा, लेकिन नेशनल इनकम में नहीं आएगा। नेशनल इनकम में नहीं आएगा क्योंकि वो जापानीज हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। तो ये तो आंसर, अब आप लोग अपने आंसर को मेरे आंसर से मिला लिया होगा और समझ गए होंगे कि क्या आंसर होगा। अब मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, सपोज करिए आप जितने भी स्टूडेंट हो, एज्यूम करिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी बहुत अच्छे जगह पे है, मान लीजिए दिल्ली में ही है और दिल्ली के एक एरिया है जिसको कि चाणक्यपुरी कहते हैं, वहां बहुत सारी एम्बेसीज काम करती है। वहीं आपकी कोई प्रॉपर्टी है और कोई फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रखी है। किस पर्पस के लिए? क्योंकि वहां उसको एम्बेसी चलाने है। तो जो रेंट के पैसे आपके पास मंथली आते हैं उस इनकम को हम कहां लेंगे? तो इसको जरा थिंक करिए और फिर हमें बताइए। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं इसका, फिर आप अपने आंसर से भी इसको भी टैली कीजिए। अब ये देखिए कि क्या जो फ्रांस की एम्बेसी है जो चाणक्यपुरी दिल्ली में सिचुएटेड है, क्या वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है? तो आंसर होगा नहीं, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है। तो अब यहाँ पे आंसर मिल गया हमें कि यदि वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है तो वो हमारे डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। तो जो रेंट आपको आ रहा है वो हमारे नेशनल इनकम में आएगा, यानी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। सिमिलरली बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं आपको पूछना चाह रहा हूं। सपोज करिए कि WTO का ऑफिस कलकत्ता में सिचुएटेड है, ठीक है, और सम इंडियन पीपल वर्किंग इन WTO ऑफिस सिचुएटेड इन कलकत्ता। तो कलकत्ता में सिचुएटेड है तो उसकी जो इनकम होगी, जो इंडियन वहां वर्क कर रहे हैं उसका जो इनकम होगा वो कहां आएगा? तो इसका भी आंसर आप खुद सोचो और मैं फिर आंसर दे रहा हूं। अब आप याद कीजिए कि मैंने जब डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बताया था उसमें मैंने एक एक्सेप्शंस बताया था। एक्सेप्शंस ये बताया था कि एनी इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर कम्स अंडर एनी कंट्रीज
डोमेस्टिक टेरिटरी। कोई भी इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है। तो WTO क्या है? तो WTO एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले तो ये इसमें काम करने वाले जो भी लोग हैं वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कि ये इनकम डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा, लेकिन हमारे नेशनल इनकम में आएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको कि आपको खुद भी आप बुक में पढ़ना, और आई थिंक जितने सारे क्वेश्चंस किया है मैंने वो आपके समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि सपोज करिए कि एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस जो है वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लंदन टू पेरिस, लंदन टू पेरिस। उसमें क्रू मेंबर होंगे, बहुत सारे स्टाफ्स वर्क कर रहे होंगे, उसमें कुछ फ्रांस के भी लोग हो सकते हैं और कुछ इंग्लैंड के भी हो सकते हैं जो हमारे इंडियन एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। तो इन सब लोगों की इनकम को हम कहाँ लेंगे? हमारा डोमेस्टिक इनकम में आएगा या नेशनल इनकम में आएगा? तो इसका आंसर है कि इंडियन एयरलाइंस जो सर्विस प्रोवाइड करता है कहां से कहां तक, यानी लंदन से फ्रांस के बीच में, लंदन टू पेरिस, ठीक, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंडियन एयरलाइंस जो है ओन एंड कंट्रोल बाय आवर गवर्नमेंट और आवर पीपल, तो इसलिए उसमें काम करने वाले लोग जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ट्रीट किया जाएगा, तो उसकी इनकम हमारे डोमेस्टिक इनकम में आएगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस खुद ही रेज करिए, और यदि क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शंस में कमेंट करिए, मैं आपको वो आंसर वहां आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ते हैं कि जो हमारा डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम को ले लो या नेशनल इनकम को आप ले लीजिए, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम दोनों ही हमारा ये और ये, यानी ये एमपी पे भी होता है और एफसी पे भी होता है, ये भी एमपी पे हो सकता है, यानी डोमेस्टिक इनकम एमपीएफसी होता है और नेशनल इनकम भी एमपीएफसी होता है। जो एमपी है हमारा, एमपी को हम क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, या इसी को हम करंट प्राइस कहते हैं, या एफसी जो हमारा है, या इसको कहते हैं प्राइस प्रेवलिंग इन द मार्केट। एफसी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर इसी को हम कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं, कांस्टेंट प्राइस, और इसी को हम प्रीवियस प्राइस भी हम कह सकते हैं, या बेस प्राइस भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा है एमपी। ये जो एमपी पे कोई भी चीज जो फाइंड किया जाता है उसको हम नॉमिनल वैल्यू कहेंगे। क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू। और जो एफसी पे हमारा फाइंड होता है वो रियल वैल्यू होता है। क्या होता है? रियल वैल्यू। जब कभी भी हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं तो जब तक हमें एमपी ना कहा जाए तब तक हम एमपी पे नहीं निकालते। ऑलवेज वी फाइंड एट एफसी, क्योंकि एफसी ही हमारा रियल होता है। नॉमिनल पे हम नेशनल इनकम क्यों नहीं निकालते? क्योंकि नेशनल इनकम हमारा नॉमिनल वैल्यू किस पे बेस होता है? तो करंट प्राइस पे, और करंट प्राइस कांस्टेंट नहीं होता, वो फ्लक्चुएट करता रहता है, इसलिए हम उसको रियल पे करते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब छोटी छोटी दो एक चीजें और बता दूंगा, फिर मैं कन्वर्जन आपको, यानी डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक कैसे कन्वर्ट करते हैं, एफसी से एमपी कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आगे हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो देखिए। अब मैं आपको ये सारी चीजें तो अब आप समझ गए, कुछ मैंने इसलिए क्वेश्चन ले लिया आपके आगे जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, और आप अपने टेक्स्ट बुक जो है उसमें भी आप जरूर देखो इस तरह के क्वेश्चन कि
कोई भी चीज नेशनल इनकम में कब आएगा और नहीं आएगा, डोमेस्टिक उसके रीजन के साथ कि ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट्स है या नहीं, इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो इन सब के रीजन के साथ आप इस चीज को देखो, कंसेप्ट आपके अब क्लियर है। अब सबसे पहले हम अब नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है, हम जानते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। जैसा मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि इकोनॉमी क्या होता है, एक सिस्टम होता है कि उस सिस्टम में बाय विच क्या होता है, पीपल गेट देयर लिविंग, जो लोग होते हैं जहां अपना लाइवलीहुड या वो रहते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, तो ये होता है हमारा इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का क्या डेफिनेशन हो गया कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। अब बेसिक एलिमेंट क्या, यदि हम इकोनॉमी की बेसिक एलिमेंट के बारे में देखें, बेसिक एलिमेंट देखें तो ये 3 पार्ट्स में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। पहला जो हमारा होता है प्रोडक्शन, और दूसरा होता है हमारा कंजम्पशन, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको कि हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी, एनी इकोनॉमी, तो आप कहोगे कि देयर आर 3 बेसिक एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशंस को ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम आपको सारी और भी बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ेगी। तो बेसिक एलिमेंट हमारा यही है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन। अब छोटी सी चीजें, प्रोडक्शन तो आप लोग जानते होंगे, कंजम्पशन भी समझते होंगे और कैपिटल फॉर्मेशंस भी समझ। कैपिटल फॉर्मेशन होता है जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक। तो अब इसके अलावा अब हमारे पास जो इसमें छोटे आइटम हैं वो है स्टॉक एंड फ्लो। अब स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, इस चीज को आप समझिए। इसको समझने का बहुत ही इजी वे है कि सबसे पहले हम स्टॉक को समझें कि स्टॉक क्या कहता है कि एनीथिंग्स विल बी स्टॉक विच आर मेजरेबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो विच आर मेजरेबल एट पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा देखो कि फ्लो क्या होता है कि फ्लो मीन्स एनीथिंग्स विच आर मेजरेबल एट नहीं, यहां वर्ड यूज करेंगे इन पीरियड ऑफ टाइम। कि स्टॉक क्या हो गया हमारा कि जो मेजरेबल हो पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फ्लो क्या हो गया हमारा विच आर मेजरेबल है इन पीरियड ऑफ टाइम, जो एक पीरियड में मेजरेबल होता है। जैसे इनकम को ले लीजिए, ये एक पीरियड में मेजर होता है। अब इसको याद कैसे रखा जाए, यदि आपसे पूछ बैठे कोई कि भाई गिव द एग्जांपल ऑफ 3 एग्जांपल ऑफ स्टॉक एंड 3 एग्जांपल ऑफ फ्लो, तो आप कैसे इसको याद रखोगे। तो आप देखिए कि आप लोग यदि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने यदि अकाउंट्स कर रखा है, तो अकाउंट्स में आप बैलेंस शीट जरूर बनाए होंगे। बैलेंस शीट के जो ऊपर पे हेडिंग्स आप लिखते हो वो क्या लिखते हो कि बैलेंस शीट एज ऑन। क्या लिखते हो, एज ऑन, यानी उस डेट पे एज ऑन 31 मार्च जो भी है या 31 दिसंबर जो भी है, तो वो आप एज ऑन लिखते हो। लेकिन यदि प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो आप, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें क्या लिखते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड, ठीक है ना, फॉर द पीरियड। इसका मतलब है कि ऑल द कंटेंट्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर द एग्जांपल ऑफ फ्लो, और all the contents of the balance sheet are example of stock, क्योंकि उसमें चाहे वो क्रेडिटर हो, डेटर्स हो, स्टॉक हो, कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, लायबिलिटीज जिस तरह के भी हो, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ठीक है, ये सारी चीजें हमारा क्या है, स्टॉक है, ठीक है।
और फ्लो में क्या आ गया, सबसे पहले प्रॉफिट, उसके बाद चाहे ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है, सेल्स है, परचेज है, डेप्रिसिएशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हैं, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फ्लो। तो समझ में आ गया स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक क्लियर हो गया कि विच आर मेजरेबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो हो गया विच आर मेजरेबल इन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब नेक्स्ट के जो वीडियो होंगे उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कन्वर्ट कैसे, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से एमपी, एमपी से एफसी या ग्रॉस से नेट, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो बहुत जल्द वो भी आपके सामने होगा, इसलिए इंतजार कीजिए। आई थिंक आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, तो एंजॉय करिए आप अपने स्टडी के साथ, और वीडियो भी देखते रहिए और एंजॉय करिए, और स्पेशली सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों से भी रिक्वेस्ट करिए कि और भी स्टूडेंट्स से कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ आइकन बटन पुश करें जिससे आपको नोटिफिकेशन